शादी के 5 महीने बाद जब सास अपनी बहू से चाय बनाने के लिए कहती है तो वो चाय बनाने के लिए चली जाती है। लेकिन तभी जो सास होती है वह अपनी बहू के कमरे में जाती है और वहाँ पर जो संदूक रखी रहती है उस संदूक में ठोकर लगाकर देखती है। लेकिन जैसे वो उसमें ठोकर मारती है तो एकदम से उस संदूक के अंदर से आवाज़ आती है किसी व्यक्ति की, और जो कह रहा था अंदर से कि क्या है, इस तरह से परेशान क्यों कर रही हो। इस बात को सुनते ही यहाँ पर जो सास होती है वह एकदम से वहाँ बिस्तर पर पड़ी हुई चाबियों को उठाती है और घर से बाहर भागकर आवाज़ लगाकर अड़ोसी पड़ोसियों को वहाँ पर जमा कर लेती है। उसके बाद जो राज खुलता है उसे सुनने के बाद सभी लोग हैरान हो जाते हैं। जो कुछ भी हुआ था पूरी सच्चाई के बारे में जानने के लिए वीडियो को अंत तक जरूर देखें। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है जीतू और आप लोग देख रहे हो ब्रेन डिमांड चैनल। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें ताकि मेरा हौसला बढ़ता रहे। उत्तर प्रदेश के लखीमपुर खेरी के अंदर एक परिवार रहा करता है। परिवार के अंदर माता पिता और एक उनका लड़का है जिस लड़के का नाम होता है दिनेश। दिनेश जो कि मुंबई में रहकर काम किया करता है और अच्छी तरह से अपने परिवार का भरण पोषण कर रहा है। दिनेश के माता पिता खेती बाड़ी किया करते हैं और अपने जीवन को आराम से निर्वाह कर रहे हैं, कोई भी कैसी भी दिक्कत नहीं है। दिनेश जो है वो शादी के योग्य हो जाता है और उसके बाद उसके माता पिता उसके लिए इधर उधर लड़की ढूंढते हैं। ढूंढने से उन्हें दूसरे डिस्ट्रिक्ट में जो कि बहराइच डिस्ट्रिक्ट होता है उसी के गांव में रहने वाली एक लड़की का रिश्ता उनके बेटे के लिए आता है, जिस लड़की का नाम होता है शालिनी। अब शालिनी जब शालिनी का फोटो उनके पास आता है तो दिनेश जब शालिनी का फोटो देखता है तो फोटो देखते उसे पसंद कर लेता है और कहता है कि पिताजी शादी होगी तो इसी से होगी, क्योंकि इससे सुंदर लड़की मैंने आज तक नहीं देखी है। क्योंकि शालिनी वाकई में देखने में बेहद ही खूबसूरत थी। उसके बाद जब दिनेश उस लड़की को पसंद कर लेता है तो उसके बाद उसके माता पिता भी उससे उसकी शादी कराने के लिए तैयार हो जाते हैं। हालांकि उन्हें अजीब तो लग रहा था क्योंकि ये जगह यहाँ से कम 120 से 30 किलोमीटर दूर थी और इतनी दूर रिश्ता करने में बहुत ही बेकार हुआ करता है, क्योंकि बार बार लड़के को आना जाना पड़ेगा तो काफ़ी लंबा सफर तय करना होता है। गाँव के लोगों की अक्सर ऐसी सोच हुआ करती है। लेकिन दिनेश को लड़की पसंद थी तो इसी वजह से वहाँ से रिश्ता कर दिया जाता है। और जब रिश्ता तय हो जाता है तो उसके बाद धीरे धीरे शादी की तैयारियों में दोनों परिवार जुट जाते हैं। दोनों परिवार मिलकर शादी की तैयारी कर लेते हैं और वो दिन भी आता है जिस दिन दिनेश बारात लेकर सीधा बहराइच में उस लड़की के गांव जाता है और वहां से उससे शादी करके उसे वापस ले आता है। शादी होने के बाद जो लड़की होती है वह दुल्हन बनकर उसके घर में आ जाती है और वहां पर लगभग 12 दिन तक वो दोनों एक साथ अच्छी तरह से रहते हैं। कोई भी कैसी भी दिक्कत नहीं थी, कैसी भी कोई परेशानी नहीं थी। और उसके बाद जब 12 दिन कंप्लीट हो जाते हैं तो यहाँ पर दिनेश की जो छुट्टियाँ थी वो कंप्लीट हो गई थी और अब उसे दोबारा से मुंबई में काम करने के लिए जाना था। तो वह कहने लगता है कि ठीक है, अपना ख्याल रखना, माँ बाबू का ख्याल रखना और मैं यहाँ से जा रहा हूँ। लेकिन तभी अचानक से जब वो जाने के लिए कहता है तो वो कहने लगती है देखो बाहर ये बक्सा पड़ा हुआ है, इसको ना अंदर रखवा दो कमरे के अंदर। अब कमरे के अंदर उतनी जगह नहीं थी जिस जगह में वो बक्सा भी आ सके, क्योंकि वहाँ पर अलमीरा थी, ड्रेसिंग वगैरह थे, बेड वगैरह थे, तो इतनी जगह होती थी उस कमरे के अंदर कि वो संदूक नहीं आ सकती थी। अगर संदूक आए तो अलमीरा को बाहर रखना पड़ेगा। इस बात को देखते हुए जो लड़का दिनेश होता है वह कहने लगता है देखो अब अगर अलमीरा को बाहर निकाल कर इसे अंदर करेंगे तो ये बाहर पड़ी रहेगी, इससे अच्छा तो उसको ही बाहर रहने दो। तब यहाँ पर वो कहती है कि नहीं, चाहे अलमीरा आप बाहर निकाल दो लेकिन ये बक्सा मुझे अपने कमरे के अंदर चाहिए, बाहर धूल मिट्टी में खराब हो रहा है। इसके बाद जब वह जिद करती है तो यहाँ पर जो दिनेश पति होता है वह भी उसकी बात मानता है और उसके बाद उस संदूक को उस कमरे के अंदर रखवा देता है। अब संदूक कमरे के अंदर आ गई थी और उसके बाद जो दिनेश होता है वह तो यहाँ से मुंबई चला जाता है। लेकिन चूंकि अब घर पर नई बहू थी तो इसी वजह से जो उसका पिता होता है दिनेश का वो तो खेतों पर चला जाया करता और पीछे से जो उसकी माँ होती है वह बहू के पास रहा करती कि अगर घर के अंदर कोई आ गया तो उससे चाय पानी पूछ रहा, क्या बातचीत करनी है, ये नई बहू कहाँ से बात करेगी। ऐसा सोचकर वो घर पर उसके पास रहती है। लेकिन तभी जो दिनेश का पिता होता है वह एक दिन अपनी पत्नी से लड़ाई करने लगता है, क्योंकि पहले तो वो दोनों एक साथ जाकर खेती बाड़ी किया करते थे। लेकिन जब से बेटे की शादी हुई है उसके बाद से जो माँ है वह तो घर पर ही रहा करती है और उस अकेले को ही वहां पर जाकर काम करना पड़ता है। वो कहने लगता है कि इस शादी से तो केवल तुम्हें ही फायदा हुआ है, मुझे तो कोई फायदा हुआ ही नहीं है। तुम तो आराम से घर पर रहा करती हो, मैं तो खेतों पर रहा करता हूं और मैं तो ये सोच रहा था कि नई बहू घर के अंदर आएगी तो उसके बाद वो घर का काम कर लेगी और मैं और तुम दोनों खेतों पर काम करेंगे, मुझे भी कुछ आराम मिलेगा। ऐसा कहकर उन दोनों के बीच में नोकझोंक सी होने लगती है। लेकिन तभी
जो लड़की होती है शालिनी, वह कहने लगती है कि माँ जी ऐसी बात है तो आप इनके साथ चली जाया करो, कोई बात नहीं, घर पर मैं देख लूंगी, और वैसे भी अगर कोई आएगा ना तो मैं आपको फ़ोन कर दूंगी, खेत ज़्यादा दूर थोड़ी ना है, आप आ जाया करना वहाँ से। अब इस बात को सुनकर जो सास होती है वह भी यही सोचती है कि ठीक है, ऐसे ही सब कुछ कर लेती हूँ, कोई भी दिक्कत नहीं है। ऐसा सोचकर वह इस बात को मान जाती है और उसके बाद अगले दिन से सास और ससुर दोनों के दोनों खेतों पर जाने लगते हैं। घर के अंदर केवल नई नवेली बहू रह जाती है। अब जैसे वो घर के अंदर अकेली रह जाती है तो उसके बाद वह उस संदूक को पूरी तरह से खाली करती है, उसके अंदर एक गद्दा बिछाती है और गद्दा बिछाने के बाद उस सिंदूर के अंदर घुसकर देखने लगती है। घुसने से पहले वह एक बार उसके अंदर घुस गई थी, लेकिन दोबारा से बाहर निकलती है और बाहर निकलने के बाद जो कुंडी होती है उस संदूक की, उन्हें इस तरह से बांध देती है कि अगर वो संदूक के अंदर चली जाए तो ये पूरी तरह से बंद ना हो सके। ऐसा करके वह उसके अंदर घुसती है, लेकिन थोड़ी देर में ही उसका दम घुटने लगता है तो वह एकदम से वहां से बाहर निकल आती है। बाहर निकलने के बाद वह एक कील लेती है और एक ठोकने के सामान से, यानी कि जो सिलबट्टे का बट होता है, उसे पकड़कर उस कील से उस संदूक में दीवार की तरफ छेद करने लगती है। अब धीरे धीरे वो 10 से 15 छेद वहाँ पर कर देती है और 10-15 छेद करने के बाद जब दोबारा से वो उसके अंदर जाकर देखती है तो उसे सब कुछ ठीक लगता है। यहाँ पर जो लड़की होती है जिसका नाम सोनाली होता है, वह उन सब चीज़ों को करने के बाद सब कुछ ऐसा कर देती है कि मानो कुछ हुआ ही ना हो। सास ससुर रोज के रोज ऐसे ही जाने लगते हैं और उसके बाद जो सास होती है वो नोटिस करती है, यानी कि दिन के समय में तो खेतों पर रहा करती है, लेकिन रात के समय में वो नोटिस करती है कि उनकी जो बहू है वो लगातार रात के समय कई बार तो जगा करती है, काफ़ी तरह की आवाज़ें उसके कमरे से आया करती हैं और ढेर सारी रात तक वह जगती रहा करती है। तो इस बात को सोचकर वह एक दिन अपनी बहू से कहने लगती है, बहू रात में सोती नहीं है क्या? पूरी रात भर तुम्हारे यहाँ से अजीब अजीब सी आवाज़ें आया करती हैं और क्या हो रहा है यहाँ पर? अब इस बात को सुनने के बाद जो बहू होती है वह एकदम से पहले तो घबरा जाती है, फिर अचानक से कह देती है कि वो तुम्हारे बेटे का फ़ोन आता है ना, तो वो मुंबई से फ़ोन किया करते तो मैं भी बात कर लेती हूँ, हमारी नई नई शादी हुई है। ऐसा कहकर वह बात को पलट देती है और इसके बाद जो सास होती है वह भी सोचती है कि कोई बात नहीं, ऐसे ही हुआ होगा। लेकिन इसके बाद 4-5 दिन तक ये बातें लगातार होती हैं और उसके बाद फिर से सब कुछ नॉर्मल हो जाता है। लगभग 10 से 15 दिन ये चीज़ें नॉर्मल चलती हैं, लेकिन 10-15 दिन बाद फिर से ऐसे होता है कि जो बहू होती है वह रात को अपने कमरे में तरह तरह की आवाज़ें किया करती है और कई बार बाहर भीतर घूमा करती है। अब इस बात से सास फिर से परेशान हो जाती है और एक दिन परेशानी के चलते वह अपने पति से कहती है कि ऐसा करना, बेटे पर फ़ोन मिलाओ। वो लोग खेतों पर ही थे और जब वह अपने बेटे पर फ़ोन मिलवाती है और उससे कहने लगती है कि बेटा रात को फ़ोन करना ज़रूरी है क्या, दिन में बात कर लिया कर। तो यहाँ पर जो बेटा है वो कहता है कि माँ तुम कैसी बात कर रही हो, किससे बात करता हूँ मैं? तो वो कहने लगती है कि बहू से रात को बात नहीं करते क्या? वो तो ऐसे ही बता रही थी। लेकिन तभी जो बेटा होता है वो कहता है कि नहीं, मैं तो रात में बात नहीं करता। वैसे वो परेशान हो रही होगी ना, नई नई शादी हुई है और ऐसी शादी में परेशान हो जाया करते हैं, आपको बहू का ख्याल भी नहीं रखा जाता। मैं यहाँ पर काम कर रहा हूँ, इतना तो ख्याल आप कर ही सकते हो। इस बात को सुनकर जो सास होती है वह हैरान तो होती है और कहती है कि ठीक है बेटा, मैं ख्याल रखूंगी, कोई भी बात नहीं है। अब ये बात उसके पति को पता चल जाती है और वो कहने लगता है कि सच में ही बेटा सही कह रहा है और तुम्हें बहू का ख्याल रखना चाहिए। ऐसा किया कर, रात के समय तो उसका ख्याल किया कर और उसके पास ही लेट जाया कर। अब इस बात को सुनकर वह भी इस बात के लिए हामी भरती है। लेकिन आज शाम को जाकर जैसे वो अपनी बहू से ये बात कहती है तो उसके बाद जो बहू होती है वो मना कर देती है, कहती है कि नहीं माँ जी, आप वहीं पर सो जाओ, यहाँ पर मैं अकेले आराम से सो जाऊंगी, कोई भी दिक्कत नहीं है। अब धीरे धीरे इन बातों को लगभग 4 महीने बीत जाते हैं और 4 महीने तक लगातार जो सास होती है वह अपनी बहू के व्यवहारों पर गौर करती है। गौर देने से उसे महसूस हो जाता है कि इस संदूक के अंदर, जो संदूक उसने जिद करके अंदर करवाई थी, कुछ ना कुछ तो ऐसा है जिसकी वजह से मेरी बहू रात के समय सो नहीं पाती है। इस बात को सोचते हुए एक दिन के समय में वह उस कमरे में जाती है और वहां जाकर देखने लगती है तो संदूक का जितना भी सामान था वह बाहर पड़ा हुआ था और संदूक दोनों ताले लगे हुए थे और देखने से लग रहा था कि वह पूरी तरह से खाली है, क्योंकि इतना सारा सामान जब बाहर पड़ा है तो संदूक में भले ही क्या होगा। इस बात को देखकर वह कहने लगती है, बहू ये बर्तन वगैरह सभी बाहर पड़े हुए हैं, संदूक के अंदर रख दो, इन्हें ऐसे पड़े हुए हैं। तो वो कहने लगती है नहीं माँ जी, यहीं पर ठीक है, कोई भी दिक्कत नहीं है। लेकिन वो कहती है अरे पागल हो गई है, जब संदूक यहाँ पर रख रखी है तो उसके अंदर रख दे, धूल मिट्टी तो बर्तनों पर भी लग रही होगी। तो इस बात को सुनकर वो जो होती है बहू, वो कहती है कि ठीक है माँ जी, मैं खुद रख दूंगी, आप चिंता मत करो, आप अपना काम कर लो, कोई भी काम आपको हो या फिर बाहर घूम कर आ जाओ, मैं इन्हें आपको कंप्लीट करके मिलूंगी।
ऐसा कहकर वह उसे वहां से भेज देती है और बर्तनों को खुद संदूक के अंदर रख देती है। जब सास आती है तो उसे हाथ पकड़ कर लेकर आती है, देखो माँ जी सब कुछ ठीक है ना। तो उसकी सास कहती है कि हाँ सब कुछ ठीक है, कोई भी दिक्कत नहीं है। लेकिन इसके 15 दिन बाद तक तो सब कुछ ठीक रहता है, लेकिन 15 दिन बाद फिर से अचानक से वही चीजें होना स्टार्ट हो जाती हैं और अब जो सास होती है वह पूरी तरह से लटमोड़ पर होती है। दूसरे दिन की सुबह सुबह वह अपनी बहू के कमरे में जाती है और वहां पर जाकर देखती है कि जो बर्तन उसने संदूक में रखने के लिए कहे थे वह तो कमरे के कोने में पड़े हुए हैं और उनके ऊपर कपड़ा ढक रखा है ताकि कोई देख ना सके। जो सास थी वह समझ गई थी, दोनों ताले उस पर लगे हुए थे कि इसके अंदर कुछ ना कुछ तो ऐसा है जो बहू को परेशान कर रहा है। और इसी वजह से जब बाहर होती है तो वह कहती है कि बहू ऐसा है मेरे लिए एक कप चाय बना दो। तो जो बहू होती है वो किचन में चली जाती है और सास चुपके से उसके बेडरूम में चली जाती है। जैसे वो बेडरूम में जाती है तो उन बर्तनों के ऊपर से कपड़ा हटाकर देखती है तो वो सारे के सारे बर्तन थे जो कि संदूक में होने चाहिए थे, ना कि इस कोने में। तो इसी वजह से यहाँ पर जो सास होती है वो एकदम से उसको ये देखने के लिए कि संदूक के अंदर कुछ है या नहीं है, कहीं मैं खामा कहीं अपनी बहू से कुछ कह दूं, एक ठोकर मार देती है उस संदूक में। और जैसे वो ठोकर मारती है तो एकदम से अंदर से किसी व्यक्ति की आवाज़ आती है जो कि अंदर से कह रहा था कि क्या है, क्यों परेशान कर रही हो। अब इस बात को सुनते ही वो उसके एकदम से होश उड़ जाते हैं और वह सोचने लगती है कि ये क्या हो रहा है और कौन है इसके अंदर। ऐसा सोचकर वह एकदम वहां से भागने लगती है और तभी उसकी नज़र बिस्तर पर पड़ी हुई उन चाबियों पर होती है, जो चाबियां शायद इसी संदूक की थी। और उन चाबियों को वो अपने साथ ले लेती है, लेकर एकदम से घर से बाहर निकलती है और जोर जोर से शोर मचाकर सभी अड़ोसी पड़ोसियों को वहां पर बुला लेती है। उसका पति भी यहाँ पर आ गया था और जैसे सब लोग इकट्ठा हो जाते हैं तो वो कहने लगती है कि बहू की संदूक में कोई व्यक्ति है। इस बात को सुनकर सभी लोग हैरान हो जाते हैं और कहने लगते हैं कि ऐसा कैसे हो सकता है, तुम्हें कोई वहम हुआ होगा। लेकिन तभी वो कहती है देखो चाबी मेरे पास है और चलो तुम्हारे सामने इस संदूक को खोलकर देखते हैं। अब यहाँ पर गांव वाले भी घर के अंदर जाते हैं, उस कमरे के अंदर जाते हैं और जो बहू होती है उसके पूरी तरह से होश उड़ जाते हैं कि अब तो भेद खुलकर रहेगा। इसके बाद जैसे ही गांव में से कुछ दो लोग जवान लोग जाकर उन तालों को खोलते हैं तो संदूक के अंदर एक जवान व्यक्ति बैठा हुआ था और जैसे खोलकर वे उसे देखते हैं तो देखने के बाद समझ जाते हैं कि क्या हो रहा था यहाँ पर, क्योंकि संदूक को खोलते ही उसके पीछे जो छेद उस बहू ने बनाए थे वो सारे के सारे दिख गए थे और उन्हें पता चल गया था कि यह व्यक्ति संदूक के अंदर रहा करता है और बहू के साथ इसका टांका भिड़ा हुआ है। तो इसी वजह से गाँव वाले गुस्सा होते हैं और उसे मार पिटाई करने लगते हैं। लेकिन वो उनके सामने हाथ जोड़ लेता है, कहता है कि हाथ जोड़ के आपसे कह रहा हूं कि मैं आपके घर की बहू से बहुत ज्यादा प्यार किया करता हूं और ये भी मेरे बिना नहीं रह सकती, इसने ही मुझे यहां पर बुलाया है। अगर विश्वास ना हो तो इसी से पूछ लो। इस बात को सुनकर गांव वाले तो उस पर गुस्सा हो रहे थे, उसे पिटाई लगाना चाहते थे। लेकिन तभी गांव में कुछ समझदार लोग भी होते हैं, वो एकदम से आगे आते हैं और कहने लगते हैं कि कोई बात नहीं, सभी लोग शांत हो जाओ और पहले इससे बात कर लेते हैं। तो उसके बाद वो पूछते हैं भाई तू कौन है और यहाँ पर क्या कर रहा है, कौन सा तेरा गाँव है। तो उसके बाद वह जो लड़का होता है जिसका नाम रोहित होता है वह पूरी कहानी उन लोगों के सामने बयां कर देता है। कहता है कि मैं और ये एक दूसरे से बेइंतहा प्यार किया करते थे और शादी से पहले 5 साल से हमारा एक दूसरे के साथ अफेयर चला हुआ है। गांव में सभी लोगों को इस बारे में पता चल गया था और इसी वजह से इस लड़की के पिता ने शादी इतनी दूर कराई है घर से ताकि मेरा ये बात उनके सामने, आप लोगों के सामने ना आ सके। लेकिन मैं इसे सच्चा प्यार किया करता हूं और इसके बिना नहीं रह सकता। जब इसकी शादी हो जाती है तो उसके बाद ये मुझसे बात किया करती है और कहने लगती है कि तुम्हारे बिना मैं नहीं रह सकती, अब मैं क्या करूं, मुझे क्या करना चाहिए। तो यहां पर मैं ही उसको ये सुझाव देता हूं कि तुम जो संदूक लेकर गई हो वो बड़ी संदूक को ऐसा करो कमरे के अंदर ले जाओ और उसमें सुराख करके ऐसे ऐसे लेटने बैठने की व्यवस्था कर दो। मैं महीने में आपके पास आ जाया करूंगा और वहां पर हम लोग एक दूसरे के साथ मिलजुल लिया करेंगे। अब पूरा के पूरा खेल उन लोगों के समझ में आ जाता है कि क्यों बहू ने जिद करके संदूक को अंदर बुलाया था और उसके बाद क्यों वो उस पर ताला लगा कर रखती है, वो भी 2-2 ताले। इसके बाद जो सभी लोग होते हैं वह तरह तरह की बातें कहने लगते हैं कि मारो इसको, कहानियां बना रहा है और ना जाने कहां से आ गया और इसके साथ इस महिला को भी मारो पीटो। लेकिन यहां पर जो और लोग होते हैं वो कहने लगते हैं नहीं ऐसा मत करो, गांव के गांव में ना जाने कितने केस हो जाएंगे और बहुत ही बुरा रहेगा। इससे अच्छा इसके पति से बात करते हैं, जैसा वो चाहेगा वैसा हो जाएगा। अगर वो कहेगा कि इनको पुलिस में दे देते हैं तो पुलिस में दे देंगे। यहाँ पर उसके पति को फोन किया जाता है दिनेश को, और जब दिनेश को पूरी बात बताई जाती है तो दिनेश एकदम से हैरान हो जाता है, क्योंकि जब भी अपनी पत्नी से बात किया करता है तो पत्नी ने ऐसा कुछ उसे महसूस नहीं होने दिया था।
उसके बाद वह कहने लगता है कि आप ना मेरी पत्नी से बात कराओ। और उसके बाद जब अपनी पत्नी से बात करता है तो पत्नी भी ऐसा ही कहती है कि मैं इससे प्यार किया करती हूँ, शादी से 5 साल पहले थे और मैं इसके बिना नहीं रह सकती। इस बात को सुनकर जो दिनेश होता है वह हैरान तो होता है, लेकिन कहता है कि ठीक है, मेरी उससे बात कराओ जिससे तुम प्यार किया करती हो। उसके बाद रोहित उससे बात करता है और जब रोहित उससे बात करता है तो वह भी यही कहता है कि देखिए, मैं ना इससे बहुत ज़्यादा प्यार किया करता हूँ और मैं इससे शादी करना चाहता हूँ, इसीलिए मैं यहाँ पर आया था। आप कैसे भी करके हम दोनों को एक होने में हमारी मदद कीजिए। तो उसके बाद जो दिनेश होता है वह भी यही फैसला लेता है। वह अपने पिता को फ़ोन देने के लिए कहता है और जैसे ही पिता फ़ोन लेता है तो वो कहता है कि पिताजी, इन दोनों की एक दूसरे से शादी करा दो और ये अपनी ज़िंदगी को आराम से जिएंगे। इसके बाद जो गाँव वाले होते हैं वह इस बात से सहमत होते हैं कि इसमें ना तो किसी की कोई परेशानी होगी, ना ही कोई कैसी दिक्कत। अगर इसको ये अच्छा लग रहा है तो इसके साथ चली जाएगी, क्योंकि बहुत सारे केस ऐसे सुनने को मिला करते हैं जिनमें बहुत गड़बड़ हो जाती है। तो उसके बाद गाँव वाले मिलकर उनकी शादी तो करा देते हैं, लेकिन तभी यहाँ पर दोनों के दोनों कहने लगते हैं कि अब हम कहाँ जाएंगे, क्योंकि गांव में तो हम लोग नहीं जा सकते, वहाँ पर सभी लोगों को हमारे बारे में पता है और तरह तरह की बातें वो लोग बनाएंगे और हमें वहाँ पर रहने भी नहीं देंगे। इसी वजह से यहाँ पर जो लड़का होता है दिनेश, वह जब इस बात को सुनता है कि वो जाने के लिए पूछ रहे हैं कि हम कहाँ जाएं, तो उसके बाद वो कहता है कि ठीक है, अगर ऐसी बात है, तुम्हारे पास कोई जगह नहीं है तो तुम मेरे पास मुंबई आ जाओ, यहाँ पर मैं इस लड़के की कोई नौकरी लगवा दूंगा और उसके बाद तुम और ये एक साथ अपने जीवन को आराम से व्यतीत कर सकते हो। उसके कहे अनुसार जो उसकी पत्नी होती है सलोनी, वह उसके पास मुंबई चली जाती है और वहीं पर वह उस लड़के रोहित की भी नौकरी लगा देता है। वहाँ पर वो लोग एक साथ रहने लगते हैं और उसके बाद जो लड़का होता है दिनेश, उसकी दूसरी शादी हो जाती है और दूसरी पत्नी के साथ अब वह खुशियों के साथ अपना जीवन जिया करता है और कोई भी कैसी भी दिक्कत नहीं है। उसने जो फैसला लिया वो आप लोगों के नज़रिए से कैसा है, इसके बारे में कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। कहानी जैसी भी लगी हो उसके बारे में भी कमेंट सेक्शन में बता देना। वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, ताकि हमें थोड़ा सा हौसला मिल सके आप लोगों के लिए ऐसे अच्छे वीडियो बनाने के लिए। इन कहानियों को सुनाने को उद्देश्य किसी को परेशान करना बिल्कुल भी नहीं है। ये कहानी आपको इसलिए सुनाई जाती है ताकि आप लोग इन कहानियों में से कुछ ना कुछ सीख सको और अपने जीवन में उस चीज़ को अप्लाई कर सको। मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, जय हिंदुस्तान।